नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत सभी दर्शकों का। नव वर्ष 2024 का शुभारंभ। तो नव वर्ष की मंगल कामनाओं के साथ डीडी न्यूज की ओर से सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। साल का पहला मिड डे प्राइम कार्यक्रम है ये, जिसमें आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और आज का सुबह से ही जो एक खबर चर्चा में बनी हुई है, वो एक ऐसी ही खबर है जो देश को गौरवान्वित कर रही है, क्योंकि इसरो ने एक नया इतिहास रचा है। बताएंगे इसके बारे में, करेंगे इस इतिहास पर चर्चा भी। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नए साल के पहले दिन इसरो ने रचा इतिहास। एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च। पीएसएलवी C-58 रॉकेट के जरिए किया गया प्रक्षेपित। एक्सरे स्रोत और ब्लैक होल के राज खोलने में करेगा मदद। नए मिशन की सफलता के बाद इसरो प्रमुख ने कहा, नए साल के 12 महीनों में कम से कम 12 मिशन पूरा करने का लक्ष्य। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में टीम इसरो हासिल कर रही है एक के बाद एक कई कामयाबियां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दी हैं शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आज से अगले 5 साल तक 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मिलेगा मुफ्त अनाज। कैबिनेट ने नवंबर में योजना को आगे बढ़ाने की दी थी मंजूरी। देश भर में हर्षोल्लास के साथ नव वर्ष का स्वागत। दुनिया भर में हुआ नए साल का आगाज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी नव वर्ष की शुभकामनाएं। उत्तर भारत में शीतलहर जारी। सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। मौसम विभाग का मैदानी इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट। हवाई और रेल यातायात पर असर। और खेल खबरों में भारत के युवा स्क्वॉश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने जीता स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 का खिताब। लड़कों की श्रेणी में सुभाशीष बने चैंपियन। तो आइए मिड डे प्राइम का आरंभ करते हैं बड़ी खबर के साथ। नए साल के पहले ही दिन इसरो ने इतिहास रच दिया और पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट यानी एक्सपोसैट सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। यह भारत का पहला पोलरीमीटर मिशन है और इसमें पीएसएलवी C-58 के साथ एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट को भेजा गया। पीएसएलवी C-58 ने एक्सपोसैट के साथ 10 अन्य वैज्ञानिक पेलोड्स का भी प्रक्षेपण किया है। और ये मिशन काफी विशेष है क्योंकि इससे एक्सरे का अहम डेटा ये जुटाएगा और इससे हमें ब्रह्मांड को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी, जिसमें ब्लैक होल की रहस्यमयी दुनिया का अध्ययन करना भी शामिल है। इसरो अध्यक्ष ने पहले एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट के सफल प्रक्षेपण में शामिल सभी लोगों का आभार जताया। We also have the experiments sponsored by various non-governmental entities, space startups in India, powered through the InSpace coordination process. So congratulations to InSpace for enabling all these payloads on board the PSLV. The POEM payload has its own power generation capability with solar cells, batteries, and its own computers and commanding systems. So it's almost a full-fledged spacecraft supporting all of you to conduct experiments at very low cost. और इसरो अध्यक्ष ने इस अवसर पर कहा कि इस वर्ष हम कई अन्य सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण करने के लिए भी तैयार हैं। This year just began and we are going to have many launches and 2024 is going to be the year of Gaganyaan. As you already know, the TVD-1 mission has just been over last year and this year we are expecting 2 more such test flights of the test vehicle followed by the unmanned missions of the Gaganyaan program. Similarly, we are going to have missions of PSLV, GSLV, as well as SSLV this year as well. तो इसरो तैयार है बहुत सारे मिशंस के साथ साल 2024 में रचेंगे कई आयाम। वहीं इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने एक्सपोसैट के सफल प्रक्षेपण के बाद एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा
कि इसरो अन्य संस्थानों के साथ अपने मिशंस को आगे बढ़ाने में जुटा है। It indicates the collaboration that is possible between ISRO and other scientific institutions of this country. The primary payload is made by the Raman Research Institute, and the second payload is made by the astronomy group of UR Rao Satellite Center. Like what we did for the Aditya L1, where the primary payload was from Indian Institute of Astrophysics, and other collaborating agencies like the Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics. So it also shows how ISRO is collaborating with other scientific institutions, developing capacity of using the data across academy and other places in specifically science missions. और इसरो अध्यक्ष ने कहा कि 2024 गगनयान की तैयारी का वर्ष होने जा रहा है। In 2024 is going to be a year for Gaganyaan readiness. Along with that, we will have a helicopter-based drop test to prove the parachute systems. There will be multiple drop tests. We also will have a pad abort test, which is called the launch pad abort test, and many hundreds of such validation tests, including environmental control and support system related test, the crew module related test, simulation test beds, and hundreds of them, which I cannot even describe. So it's going to be the Gaganyaan year. Along with that, we are going to have launches of GSLV. तो गगनयान वर्ष होने जा रहा है साल 2024। कई मोर्चों पर काम किया जा रहा है और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक्सपोसैट के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर सिंह ने कहा कि PSLV C58 एक्सपोसैट मिशन का सफल प्रक्षेपण कर इसरो ने 2024 की शुरुआत अपने अंदाज में की है। ऐसे समय में अंतरिक्ष विभाग से जुड़े होने पर गर्व है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप और संरक्षण से टीम इसरो एक के बाद एक सफलताएं हासिल कर रही है। और इसरो के इस ऐतिहासिक कदम पर खुशी जताते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, अंतरिक्ष में भारत की शानदार प्रगति, हमारी आकाशगंगा में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन करने के लिए विशेष खगोल विज्ञान वेधशाला उपग्रह एक्सपोसैट के ऐतिहासिक प्रक्षेपण पर इसरो के हमारे वैज्ञानिकों को बधाई। 2024 के पहले ही दिन ज्ञान की खोज में ब्रह्मांड को रोशन करते हुए आपने एक बार फिर साबित कर दिया कि आपकी ताकत ही हमारा गौरव है। तो नव वर्ष की शुरुआत एक सफल प्रक्षेपण के साथ करने के लिए इसरो को भी हर ओर से बधाई मिल रही है। लेकिन आइए जानते हैं कि एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह जिसको आज लॉन्च किया गया है, इसके बारे में कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन के बाद ये देश का अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा में अगला ऐतिहासिक कदम है। और इस उपग्रह के माध्यम से भारत अमेरिका के बाद ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन करने के लिए एक विशेष खगोल विज्ञान वेधशाला भेजने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। PSLV C58 मिशन के उद्देश्य में लगभग 50 संभावित ब्रह्मांडीय स्रोतों से निकलने वाली ऊर्जा बैंड 830 kV में एक्सरे के ध्रुवीकरण को मापना शामिल है, ताकि ब्रह्मांडीय एक्सरे स्रोत का दीर्घकालिक, वर्णक्रमीय और अस्थायी अध्ययन किया जा सके। PSLV इस सैटेलाइट को 650 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करेगा। सैटेलाइट को 5 साल तक काम करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। तो कुछ बड़े बिंदु इससे जुड़े जो हमने आपके सामने रखे। एक्सपोसैट जो भारत का पहला पोलरीमीटर मिशन है और इसका सफल प्रक्षेपण नव वर्ष का एक शुभ आगाज। इस वक्त इस प्रक्षेपण पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विनोद कुमार। आप डायरेक्टर हैं प्रमोशन डायरेक्टरेट इन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर कुमार। और सबसे पहले इन स्पेस चूंकि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसरो के ही साथ मिलकर काम करती है, निजी क्षेत्र और इसरो के बीच एक माध्यम के रूप में आप काम करते हैं, तो बधाई आपको भी, क्योंकि जो भी कदम इसरो बढ़ाता है उसमें आप सब लोगों का फायदा भी। जी डॉक्टर कुमार, सबसे पहले क्योंकि हमने देखते हैं कि नासा ने 2021 में IXPE लॉन्च किया था और इस तरह का उसके बाद अब भारत ने जो किया है ये दूसरा इस तरह की एक पहल, एक प्रक्षेपण जो हमने किया है। जो मकसद बताया जा रहा है ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन, किन मायनों में ये प्रक्षेपण अहम है, किन मायनों में इसका मकसद अहम है?
धन्यवाद। पहले तो देशवासियों को सभी को बहुत बहुत बधाई एंड नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये स्टार्ट इस साल का बहुत अच्छा हुआ है, सभी को बहुत बहुत बधाई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है एक्सपोसैट। इसमें जो 50 बड़े ब्राइटेस्ट नॉन सोर्सेज हैं उनकी स्टडी करेगा यूनिवर्स में एक्सपोसैट। उसमें पल्सर्स होते हैं, ब्लैक होल होते हैं और एक्स-रे बाइनरी जो दो आई टाइप होते हैं जो एक दूसरे के अराउंड घूमते हैं, उनकी भी स्टडी करेगा। सो एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस को, न्यूट्रॉन स्टार्स को, ये सारी चीजों को एक प्लेटफॉर्म स्टडी करेगा 2 पेलोड की मदद से, जो कि आपको मालूम है जो एक्सपोसैट कैरी कर रहा है। 1 पोलरोमीटर इज देयर, 1 स्पेक्ट्रोमीटर इज देयर। एक को रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है, दूसरे को यूआरआई सैटेलाइट सेंटर ने बनाया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है भारत की तरफ से टू स्टडी द ब्राइटेस्ट सोर्सेस इन द यूनिवर्स। लेकिन डॉक्टर कुमार, जैसे मैंने कहा कि नासा ने जो एक्सप्लोरर भेजा था, इसको लेकर कहा जा रहा है कि एक्सपोसैट एक वेधशाला है, एक ऑब्जर्वेटरी है जिसको भेजा गया है। किन मायनों में ये भी भिन्न है? क्योंकि एक आम जन के नजरिए से समझे तो हम सिर्फ ये तो समझते हैं कि एक सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया है, लेकिन ये किन मायनों में भिन्न है और क्या नए आयाम इससे जुड़े हैं? ये जो सोर्सेज हैं, जो सोर्सेज ऑफ ब्राइटेस्ट स्टार्स हैं, वो वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजते हैं। उन वेव्स की स्टडी कई भी तरह, जैसे मैं आपको कई भी तरह से उपयोगी होती है। जैसे पल्सर्स है, पल्सर तो इवन सैटेलाइट का ऑर्बिट डिटरमिनेशन में, पोजीशन नेविगेशन में बहुत उपयोगी रहते हैं। हम डेल्टा DOR करते हैं स्पेस में, जो मार्स मिशन है उनके लिए एक्यूरेट पोजीशन पता करने के लिए भी करते हैं। वहां से जो रेडिएशन आता है इनसे, उनकी जो स्टडी की जाएगी खगोल वैज्ञानिकों द्वारा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो ये एक एप्लीकेशन बताई, दूसरी भी और तरह की एप्लीकेशन जो इसकी है, जो इनके माध्यम से पता चलेगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है हमारे। ऐसे में जो 10 पेलोड्स इसके साथ भेजे गए हैं, जिसमें स्पेस टेक का ध्रुव स्पेस भी है, और चूंकि इन स्पेस निजी क्षेत्र और इसरो के साथ मिलकर काम करता है एक माध्यम के रूप में, इसलिए ये जो 10 पेलोड्स भेजे गए हैं, इनकी भी क्या अहमियत है? जैसे इसमें बहुत अच्छे पेलोड हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है, जो लास्ट स्टेज जो PSLV की पहले नहीं यूज होती थी, आजकल इसको क्लोज लूप कंट्रोल में यूज होने लगी है। अब जैसे इसमें बहुत बड़ा वुमेन इंजीनियर सैटेलाइट है, जो त्रिवेंद्रम के NVS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की वुमेन्स ने बनाया। तो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है ये उस डायरेक्शन में। जैसे मुंबई की एक प्राइवेट कंपनी है, IIT बॉम्बे की इनिस्ट्रेसिटी का एक पेलोड है। तो इसमें ऐसे टोटल 10 सेट पेलोड हैं, जिसमें प्राइवेट कंपनियों ने भी बनाए हैं। 2 VSSC के भी पेलोड हैं इसमें। तो इस तरह के 10 वो प्रक्षेपण हैं जो वहां जाके उसमें स्टडी कर पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरी सभी स्टार्टअप्स को बहुत बहुत बधाइयां। और नॉट ओनली दैट, इसके एक्सपोसैट के पेलोड्स में भी अपनी प्राइवेट कंपनियों ने काफी कुछ महत्वपूर्ण योगदान किया है, उनको भी बहुत बहुत बधाइयां। जी डॉक्टर कुमार, इस एक्सपोसैट को लेकर कहा गया है कि जब ये लॉन्च हुआ है तो चौथी स्टेज 650 किलोमीटर तक जा सकते थे, लेकिन स्पेस के कचरे के एक आकलन को देखते हुए इसको 350 किलोमीटर तक लेकर आए। क्या ये भी, इस पर भी अहमियत रोशनी डाली जानी जरूरी है कि इसरो ने एक सही कदम उठाते हुए स्पेस में कचरा, डेब्री का एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको ध्यान में रखते हुए ये पहल की? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका मैडम। अब हम देख रहे हैं कि कितने सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं अब, और उसके बाद में कुछ बेल्ट हैं जहां पे पहले कहीं 750 किलोमीटर के करीब में काफी प्रॉब्लम है। ये बहुत ही अच्छा कदम है, इससे सेफ्टी बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ जो इसरो का एक सेंटर है जो स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस एंड स्पेस ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, वो इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो वहां पे सेफ्टी आज के बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हाई वेलोसिटी से, जितनी हाई वेलोसिटी होती है उसकी 7 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास रहती है, अगर वो किसी से टकरा गया बाय मिस्टेक तो उसके लाखों छोटे छोटे टुकड़े होंगे।
तो उसके लिए सेफ्टी फर्स्ट बहुत अच्छा कदम है और ये सराहनीय है। ऐसे में आज हमने देखा कि जब इसरो अध्यक्ष बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे अन्य प्रोजेक्ट्स भी लाइन में हैं, जिसमें उन्होंने पीएसएलवी के अलावा उनका जीएसएलवी है, एसएसएलवी है इत्यादि, और पीएसएलवी की ये फोर्थ स्टेज पीएसएलवी की ये 60वीं उड़ान है। तो कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर, क्योंकि बहुत सफल रहा है पीएसएलवी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो पोइंग पेलोड है ना, जो अपॉर्चुनिटी हमारी स्टार्टअप्स को दी जा रही है, तो उनको कॉन्फिडेंस बनता है कि ये उनकी टेक्नोलॉजी स्पेस में प्रूव हो रही है। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो उनको ऑलमोस्ट फ्री दिया जा रहा है, ताकि वो अपनी जो टेक्नोलॉजी है उनको वैलिडेट कर सकें स्पेस में। तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा बनता है। फिर आगे इनको सैटेलाइट में भी ले जाने में वो फर्दर उसको विकसित करके इसको यूज में लाया जा सकता है। बहुत अच्छा है इसका। डॉक्टर कुमार जी, ऐसे में अगर देखें तो स्पेस इकोनॉमी एक बहुत बड़ा बाजार, और भारत ने, जैसे अगर हम साल 2023 की ही बात करते हैं, तो लगभग 46 अन्य देशों के सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। इस नजर में अगर आप देखें तो साल का शुभारंभ इस प्रक्षेपण के साथ आने वाला साल 2024 कितना शुभ, कितने बड़े आयाम हासिल करने की ओर अग्रसर दिखता है इसरो। बहुत ही अच्छा कदम है। अभी एक स्पेस इकोसिस्टम बन रहा है, इंडियन स्पेस इकोसिस्टम, जिसको इन स्पेस भी पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे आपने बताया। तो इसीलिए बहुत सारे कदम है। जैसे हमने विजन एंड स्ट्रेटेजी, डिकेडल विजन एंड स्ट्रेटेजी रिलीज की थी 10 अक्टूबर को, तो वो डॉक्यूमेंट आ गया। वो हम अगले 10 साल तक भी बताते हैं हम कैसे इस पे आगे जाना है। 10 साल में क्या क्या करना होगा इस स्पेस में। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि स्पेस इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन भी देश की जीडीपी में कितना है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो ये एक, जैसे हमने 8% के करीब अगले 10 साल में ग्लोबल इकोनॉमी में शेयर होना चाहिए, उसकी तरफ अग्रसर है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह के कदम वर्तमान सरकार ले रही है, इसको हम अचीव कर पाएंगे। ये हमारी एस्पिरेशन है, ये हमारी इच्छा। अगर आप, क्योंकि डॉक्टर कुमार आप इस क्षेत्र से जुड़े रहे हैं लंबे वक्त से, ऐसे में पिछले साल और अब 2023 और 2024, अगर हम 2023 की तुलना करते हैं, किस रफ्तार से अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने कदम बढ़ाए हैं। मैं बड़े बड़े प्रक्षेपण के अलावा छोटी पहल की भी बात करना चाहती हूं, क्योंकि जब हम स्टार्टअप्स को देखते हैं, स्पेस स्टार्टअप्स की बात करते हैं, जब हम यूनिवर्सिटीज के बच्चों के भी सैटेलाइट्स होते हैं जो लॉन्च किए जा रहे हैं, उनकी हम बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं एक बदलाव नजर आने लगा है। इस बदलाव को आप कैसे आंकते हैं? इसको हम उनसे जुड़े हुए हैं। अभी आप देखेंगे कि 6-7 कंपनी हुआ करती थी 2018-19 में, जबकि 2014 में एक ही थी। आज हमारे पास रजिस्टर्ड जो स्पेस स्टार्टअप है 190 से ज्यादा है। तो आप ये देख सकते हो, यही नहीं, हम जो आकलन करते हैं अपने जो इन स्पेस वो ऑथराइजेशन की एप्लीकेशन, वो सारी ज्यादा हो रही है। उसकी 10 साल से हम ऑपरेशनलाइज हुए हैं इन स्पेस, और 350 से ज्यादा एप्लीकेशन है। और अगर आप देखोगे अलग अलग वर्टिकल्स में है, वो चाहे लॉन्च व्हीकल के लिए हो और उसके सब सिस्टम के लिए हो, या फिर ऑथराइजेशन सैटेलाइट के लिए हो, एप्लीकेशन के लिए हो, तो वो वेरियस वर्टिकल्स में आ रही है एप्लीकेशन हमारे पास। तो हम इससे देखते हैं। आप एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी की बात की आपने। हमारा जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन पिछली साल का अराउंड $125 मिलियन आ गया है एफडीआई जी। तो आप ये देखो, उससे पहले ये थोड़ा कम था, उससे जबकि 6-7 मिलियन डॉलर था 2019 में। आज देखो क्यूमुलेटिवली $350 मिलियन हो गया है। और ये दिखाता है कि कितने बड़े और कितने स्तर पर हमारा अंतरिक्ष क्षेत्र काम कर रहा है। और जिस तरीके से कहा गया है कि भाई साल 2024 ये गगनयान का वर्ष होगा, तो जाहिर है कि वैज्ञानिक जगत में भी बहुत उत्सुकता होगी कि गगनयान को लेकर क्या कुछ पहल की जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी बात एक्सपोसैट की। आइए अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आज से अगले 5 साल तक लाभार्थियों को मुफ्त अनाज फिर से मिलने जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 81 करोड़ से अधिक गरीबों को 5 किलोग्राम अनाज निःशुल्क दिया जाता है। वहीं अंत्योदय परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। और निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने से देश भर में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी का एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा और विकल्प आधारित ये प्लेटफॉर्म और मजबूत होगा। केंद्र सरकार ने नवंबर में इस योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की चर्चा दुनिया भर में है और पीएम मोदी की अगुवाई में साल 2023 में भाजपा ने 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की, तो वहीं 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। इन सभी मुद्दों की वजह से भारतीय जनता पार्टी की ताकत की चर्चा विश्व भर में हो रही है। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन के कॉलम में इस बात का जिक्र किया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा जीत के हैट्रिक लगा सकती है। गार्डियन के संवाददाता हैना एलिस पीटरसन ने अपने कॉलम में इस बात का जिक्र किया कि पिछले साल 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिली जीत ने भाजपा को और मजबूत बनाया है, जिसकी वजह से आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की ताकत और बढ़ चुकी है। कॉलम में आगे लिखा गया है कि क्षेत्रीय और केंद्रीय स्तर पर भाजपा लगातार मजबूत हो रही है। वहीं भाजपा के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भले ही तेलंगाना में जीत हासिल की, लेकिन अंदरूनी कलह की वजह से पार्टी कमजोर दिख रही है। कॉलम में आगे विपक्षी INDI गठबंधन का भी जिक्र किया गया। लेख में लिखा गया कि विपक्षी दल अभी भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर एकजुट नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से तमिलनाडु और लक्षद्वीप की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी कल तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचेंगे और वहां भारतीदासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। प्रधानमंत्री तिरुचिरापल्ली में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में विमानन, रेल, सड़क, तेल और गैस, जहाज रानी से संबंधित 19,850 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कई रेलवे परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें लगभग 41 किलोमीटर लंबे सेलम मैग्नेसाइट जंक्शन, ओमालूर मेट्टूर बांध खंड के दोहरीकरण की परियोजना भी शामिल है। इनके अलावा मदुरई तूतीकोरिन तक 160 किलोमीटर के रेल लाइन खंड के दोहरीकरण की परियोजना और रेल लाइन विद्युतीकरण के लिए 3 परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री सड़क क्षेत्र की 5 परियोजनाएं भी देश को समर्पित करेंगे, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग 81 के त्रिची कल्लागम खंड के लिए 39 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग 81 के कल्लागम मीन सुरुट्टी खंड की 60 किलोमीटर लंबी सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग 785 के चेट्टीकुलम नाथम खंड की 29 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग 536 के कराईकुड़ी रामनाथपुरम खंड की 80 किलोमीटर लंबी 2 लेन और राष्ट्रीय राजमार्ग 179A सेलम तिरुपथुर वानियमबाड़ी रोड के 44 किलोमीटर लंबे खंड की 4 लेन शामिल हैं। प्रधानमंत्री कामराजार बंदरगाह के जनरल कार्गो बर्थ 2 को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में डेमोन्स्ट्रेशन फास्ट रिएक्टर फ्यूल प्रोसेसिंग संयंत्र भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के अगत्ती पहुंचेंगे, जहां वे सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप के कवरत्ती पहुंचेंगे। वे दूरसंचार, पेयजल, सौर ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों से संबंधित कई विकास परियोजनाओं की वहां आधारशिला रखेंगे। तो काफी विस्तृत रहेगा प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहे मिड डे प्राइम। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। नए साल पर गुजरात ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है। गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर में सुबह सूर्य नमस्कार कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष संघवी ने भी भाग लिया। नए साल के आगाज के साथ गुजरात में एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा 108 स्थानों पर सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट से गुजरात द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए लिखा, गुजरात ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ 2024 का स्वागत किया। एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा 108 स्थानों पर सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी संस्कृति में 108 अंक का विशेष महत्व है। आयोजन स्थलों में प्रतिष्ठित मोढेरा सूर्य मंदिर भी शामिल है, जहां कई लोग शामिल हुए। ये वास्तव में योग और हमारी सांस्कृतिक विरासत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का सच्चा प्रमाण है। पीएम ने आगे लिखा कि मैं आप सभी से भी आग्रह करता हूं कि सूर्य नमस्कार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इसके बहुत फायदे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 108वें एपिसोड में झारखंड के एक आदिवासी गांव के स्कूली बच्चों को पढ़ाई जाने वाली मातृभाषा का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड के एक आदिवासी गांव में अपने बच्चों को कुडुख भाषा में शिक्षा देने के लिए एक अनूठी पहल की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में गुमला के अरविंद उरांव की चर्चा की कि किस तरीके से ये कुडुख भाषा को बचाने के लिए आगे आए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरविंद उरांव है। कैसा लगा आज प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में आपकी पहल की सराहना की? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग जो 10 साल हम लोग काम किए और इस काम को लेकर जब हमारी बात जब प्रधानमंत्री के पास पहुंचा और उन्होंने अपनी मन की बात में हमारे स्कूल का सराहना किए, मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। कैसे आपके मन में कैसे ये विचार आया कि इस तरह से किया जाए और भाषा के संरक्षण के लिए आपने प्रयास किया? 2008 आसपास गांव का स्थिति बहुत ही खराब था। मेरी बहन जो है वो 15-16 साल की एज तक उनको स्कूल तक नहीं पहुंचाया जा सका था और वो 10-12 बार 5 बार लगभग पलायन कर चुकी थी और मेरे पास आके बात रखती थी कि भाई मुझे ही पढ़ाया कीजिए, आपका मम्मी पापा हैं इसलिए आपको तो पढ़ाया, लेकिन मेरे मम्मी पापा से नहीं हैं, मुझे ऐसा लगता है इसलिए मुझे ही पढ़ना चाहिए। तो उन्हीं का बात को सुन के मैंने सबसे पहले गांव में शुरुआत किया स्कूल का। कैसे आया कि ये आखिर भाषा के जरिए ही पढ़ाई की आपने क्यों सोची कि कुडुख भाषा के जरिए क्या लोगों को दिक्कत होती थी? जी, हमने देखा कि कुडुख भाषा लुप्त की कगार पर है और गांव में जब हम छोटा थे उस समय कुडुख भाषा बोला करते थे, सभी कोई बोलते थे, लेकिन जैसे मैंने इंटर पास किया और गांव में लगभग कुडुख भाषा सब छोड़ चुके थे, सभी लोग सादरी बात करते थे। कैसा माहौल है और कैसा वहाँ पे लोगों को आपको सपोर्ट मिल रहा है? सर गांव के लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। जब स्कूल का निर्माण हम लोग कर रहे थे तो पूरा गांव से हम लोग सहयोग लिए, गांव वालों ने पूरा भरपूर हम लोग का सहयोग किए, जितना बना वो लोग डोनेशन किए, चंदा दिए और गांव का सहयोग से हम लोग स्कूल खड़ा कर चुके हैं जी। तो आज जब प्रधानमंत्री जी ने जब जिक्र किया आपकी इस पहल के, तो लगता है कि आपको और अधिक सपोर्ट मिलेगा और आपका हौसला और बढ़ा है? जी सर, हम लोग को सपोर्ट का जरूरत है सर। अगर सरकार से हम लोग को मदद मिलती है तो हम लोग फिर भाषा को स्कूल के माध्यम से हम लोग आगे ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये अनुभूति है और ये एक खुशी है। और मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही गुमनाम हीरोज, जो हम कह सकते हैं कि दूर इलाके, दुर्गम इलाके में इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, जो
भाषा के संरक्षण में हो, चाहे आर्थिक सशक्तिकरण के उत्थान में लोगों की मदद कर रहे हैं, तो अरविंद उरांव जैसे आदिवासी इलाके में काम करने वाले वो हीरोज हैं जिनका प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया है। अपने सहयोगी राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। तो क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों के विकास को लेकर प्रतिबद्ध दिखती है केंद्र सरकार। नए साल पर पश्चिम बंगाल को भारतीय रेल का तोहफा। पहली बार बालोर घाट से सियालदह के बीच डायरेक्ट एक्सप्रेस ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन की सभी बोगियां LHB हैं। ये 13 स्टेशनों से होकर गुजरेगी। और बंगाल की बात करें तो भारतीय रेल यहां लगातार रेल ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ इसे विश्व स्तरीय भी बना रही है। यही वजह है कि जहां 2013-14 में बंगाल का बजट महज 4,000 करोड़ था, तो वहीं आज ये तकरीबन 12,000 करोड़ रुपया है। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेल मंत्रालय पश्चिम बंगाल में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करना चाहती है और इसके लिए जरूरी है वहां सरकार राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र सरकार की योजनाओं में साथ दे। साथ ही उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय पश्चिम बंगाल में 98 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने का काम कर रही है और वहीं अगर विद्युतीकरण की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के सभी रेल रूट्स को विद्युतीकृत करने का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। पश्चिम बंगाल के सियालदह से बालूर घाट के बीच पहली डायरेक्ट ट्रेन मिली है, एक्सप्रेस ट्रेन, और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सर, बंगाल की अगर बात करें, इतना वर्ष कैसे लग गया पहली डायरेक्ट एक्सप्रेस ट्रेन चलने में? अगर रेल का इतिहास देखें काफ़ी पुराना है। देखिए, बंगाल में अगर आप देखें रेलवे के डेवलपमेंट के लिए जितना काम मोदी जी ने किया है उतना उससे पहले केवल एक प्रोमिसेस और फाउंडेशन स्टोन और केवल एक सपने दिखाने वाला चलता था। 2009 से 2014 अगर वाला पीरियड देखें, उस पीरियड में बंगाल को एवरेज आउटले होता था 4,380 करोड़। इतना बड़ा राज्य, उसके लिए 4,380 करोड़ होता था केवल। मोदी जी ने आके उसको कई गुना बढ़ाया और आज मोदी जी बंगाल को 11,970 करोड़ रुपीस देते हैं। ये मोदी की गारंटी है कि भारत एक विकसित राज्य, विकसित राष्ट्र बने और बंगाल विकसित राज्य बने। उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों के दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल के प्रयास करें और इसी के लिए ज़रूरी है कि राज्य सरकार का सहयोग रहे। आज 61 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो हेल्ड अप है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के सहयोग की कमी के कारण। फंडिंग सफिशिएंट दिया है मोदी जी ने, लेकिन अगर राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिलेगा तो प्रोजेक्ट्स कैसे होंगे? अगर आप देखो एक एक प्रोजेक्ट्स, चाहे नंदीग्राम का प्रोजेक्ट हो, चाहे बालूरघाट हिली का प्रोजेक्ट हो, हर एक प्रोजेक्ट में लैंड एक्विजिशन का हो, लॉ एंड ऑर्डर का सपोर्ट चाहिए, परमिट्स का सपोर्ट चाहिए। वो सारा सपोर्ट मिलेगा तो वेस्ट बंगाल में रेलवे बहुत तेज़ी से डेवलप होगी। वेस्ट बंगाल को 5 वंदे भारत ट्रेन दी है और पहली 2 जो अमृत भारत ट्रेन चालू हुई उसमें से एक वेस्ट बंगाल से चालू की। सर, किस तरह की अड़चन आ रही है? अगर बंगाल की बात करें, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर इन्वेस्टमेंट की बात हो, क्या प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? देखिए, रेलवे करीब 50,915 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वेस्ट बंगाल में, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट के लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट है लैंड एक्विजिशन में हेल्प चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर में हेल्प चाहिए और परमिट्स में हेल्प चाहिए। सर, अगर कुछ बड़े प्रोजेक्ट की बात करें जो रेल मंत्रालय बंगाल में करने जा रहा है, वो कौन से प्रोजेक्ट होते हैं? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आपके साथ पूरी डिटेल शेयर कर सकता हूँ। जैसे कोलकाता मेट्रो है, तो कोलकाता मेट्रो में आप देखो जो पिछले 40 साल में काम नहीं हुआ उससे ज़्यादा काम पिछले 9.5 साल में हुआ। 40 साल में 27 किलोमीटर बनी और 9.5 वर्षों में करीब 27 किलोमीटर के आसपास मेट्रो बनी है। धन्यवाद। दूरदर्शन से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैमरामैन सैंथिल के साथ अभिषेक सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान सरकार ने नए साल पर आज से प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार 450 रुपए की दर से उज्ज्वला लाभार्थियों को सब्सिडी युक्त घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। सब्सिडी राशि महिला लाभार्थियों के खाते में सीधे भेजी जाएगी। अभी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी 500 रुपए की दर से LPG सिलेंडर उन्हें दिया जाता है। प्रत्येक परिवार को हर वर्ष सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर मिलेंगे। और बात नववर्ष के स्वागत की। नए साल 2024 के स्वागत के बीच देश के अलग अलग राज्यों से
एक मनमोहक नजारा देखने को मिला। ये नजारा था साल के पहले सूर्योदय का, जहां पहाड़ों से लेकर समुद्र के किनारों तक सूरज की पहली किरणें धरती को रोशनी से भर रही थी। असम में साल 2024 का पहला सूर्योदय देखा गया। पश्चिम बंगाल में भी लोगों ने साल के पहले सूर्योदय के दर्शन किए। ओडिशा में भी साल 2024 का पहला सूर्योदय का स्वागत किया गया और आंध्र प्रदेश में भी लोगों ने साल 2024 का पहला सूर्योदय देखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राष्ट्रपति ने कहा कि सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2024 सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि लाए। आइए हम समावेशी और सतत विकास में योगदान देने की नई प्रतिबद्धता के साथ नववर्ष का स्वागत करें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, प्रत्येक भारतीय को नववर्ष 2024 की शुभकामनाएं। नया साल हर किसी के लिए शांति, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। आइए हम भारत की संपूर्ण प्रगति और समृद्धि में योगदान देने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ नववर्ष की शुरुआत करें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सभी को शानदार 2024 की शुभकामनाएं। ये वर्ष सभी के लिए समृद्धि, शांति और बेहतर स्वास्थ्य लेकर आए। देश भर में लोगों ने 2023 को अलविदा कहते हुए नव वर्ष 2024 का जश्न और खुशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालु नए साल का स्वागत करते दिखे। दिल्ली के साईं मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ के साथ नए साल का स्वागत किया। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती और सूर्य पूजा की गई। तो वहीं मुंबई के श्री सिद्धि विनायक गणपति मंदिर में नए साल की पहली आरती की गई। इसके अलावा उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में नए साल की पहली भस्म आरती हुई। और नए साल के मौके पर तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने तिरुपति मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी तिरुपति मंदिर में पूजा अर्चना की। वे अपने परिवार के साथ तिरुपति मंदिर पहुंचे थे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी नए साल के मौके पर तिरुपति मंदिर पहुंचकर भगवान बालाजी का आशीर्वाद लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक और हवन किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और देश के लिए नववर्ष मंगलमय हो। मैं सबसे पहले तो 2024 वर्ष की सबको शुभकामनाएं देता हूं। ये वर्ष सभी के लिए शुभ हो, हर प्रकार से मंगलकारी हो और हमारे लिए 2024 प्रदेश के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत ही मंगलमय हो। और इस वर्ष हमको बहुत ऐतिहासिक पल का साक्षी होने का अवसर मिल रहा है। भगवान राम त्रेता युग में पैदा हुए और इस युग में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वो फिर से अपने जन्म स्थान पर अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। इसलिए यह वर्ष हमारे लिए और भी विशेष है। मैं सबको इस वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। नागपुर में भक्तों ने नए साल के पहले दिन साईं बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर में भक्तों की लंबी भीड़ देखी जा रही है। लोग साईं बाबा की पूजा अर्चना करने के लिए साईं बाबा मंदिर पहुंच रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में नए साल 2024 के पहले दिन पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। महाकाल मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई थीं। मंदिर समिति का कहना है कि करीब 45,000 लोगों ने भस्म आरती दर्शन किए। भीड़ को देखते हुए मंदिर में वीआईपी दर्शन बंद कर दिए गए हैं।
तो पहले तो आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम बाबा महाकाल के दर्शन करने बैतूल जिले से आए हुए उज्जैन। हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। हम सुबह से लाइन में लगे थे, लेकिन हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हुए। सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं पहुंचे एवं हम लोग नव वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पे दर्शन करने आए थे महाकाल बाबा के। वो दर्शन भी हमें अच्छे से हो गए। हम लोग बहुत आराम से दर्शन करके निकल चुके हैं। हर बोला हर हर महादेव। महाकाल के दर्शन हमें बहुत अच्छे ढंग से हुए। भगवान महादेव हमारे परिवार पे और सभी पे आशीर्वाद दे, सबको अच्छा भला रखे। हर बोला हर हर महादेव। इस शुभकामनाओं के साथ सबका शुभ मंगल हो। जय श्री महाकाल। बाबा के दर्शन करके भाई हम खुद पवित्र हो जाते हैं और नया साल है, इससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं है। हर हर महादेव और शिव शंभू महाराज की जय। तो नए साल का आरंभ महाकाल के दर्शन के साथ। वहीं नए साल के अवसर पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आए हैं। हमारे संवाददाता ने श्रद्धालुओं से बातचीत की। नए साल की शुरुआत हो चुकी है। बाबा विश्वनाथ के धाम शंकराचार्य चौक पर हूँ। कुछ लोग हैं जो पूरे देश के कोने कोने से अपना नया साल मनाने के लिए धाम में आए हुए हैं, और ये वो लोग हैं जिनका दर्शन हो चुका है। आप कहाँ से आए हो और किस तरह का दर्शन रहा आपका? क्या कहेंगे नए साल पे? मैं दर्शन करने में 9 वर्ष पे आया था। बहुत बढ़िया दर्शन हुआ। बाबा की नगरी से मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। बहुत दिव्य दर्शन हुआ है। हमारे बहुत दिव्य दर्शन हुआ। आप क्या कहेंगे? आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ। बहुत अच्छे दर्शन हुए। बड़ा अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है यहाँ पर। नए साल पे क्या कहेंगे? सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। भगवान की कृपा। आपका कैसा दर्शन रहा? खुले दर्शन, आराम से। एक्चुअली मैनेजमेंट इज वेरी गुड। दे आर मैनेजिंग, जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं, इतने लोग हैं, बट दे हैव मैनेज्ड इट वेरी वेल। कहाँ से आए हो? दिल्ली से। आप सर? हम भी दिल्ली से ही आए हैं। कैसा रहा दर्शन? बहुत अच्छा था। बहुत बढ़िया। 12 बजे हम 1 बजे जो सोए हैं वो 4 बजे उठ के आ गए हैं 3 घंटे में ही दर्शन करने के लिए कि फटाफट दर्शन हो जाए। आप क्या कहेंगे? हमें नए साल की सबको बधाई। और इस नए साल के पहले ही दिन हमें दर्शन हुए हैं। भगवान सबको ऐसी दर्शन की वो करे। इस परिसर में जो इतना भव्य निर्माण हुआ है और उसमें दर्शन की जो इतनी सहूलियत दी गई है, ये सबसे बड़ी सराहनीय है। और आगे आने वाले समय में हम सोचेंगे हम फिर दोबारा आएं और फिर इस समय का आनंद लें। आप भी दिल्ली से आई हैं? हम भी दिल्ली से हैं। दर्शन बहुत खुले दर्शन हुए। हम बहुत खुश हैं कि इस साल के पहले दिन और पहले ही घंटे में हमने बाबा के दर्शन किए। बाबा सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। लोग यहाँ जो व्यवस्था है उसको सराहनीय बता रहे हैं, और साथ ही ये कुछ छात्राएं आई हुई हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। क्या कहेंगी आप नए साल पे? नए साल पे हम बड़ी सौभाग्य की बात है, सबकी बाबा का दर्शन हो गए और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और हमें तो ये उम्मीद नहीं थी कि दर्शन होगी, लेकिन दर्शन अच्छे से हो गए। जय बाबा। ये छात्राएं हैं और सबको दर्शन बड़े अच्छे से मिल रहा है। बड़ी अच्छी व्यवस्था है नए साल पर काशी विश्वनाथ धाम ट्रस्ट ने कर रखा है। लोग देश के कोने कोने से आए हुए हैं और सबको नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं बाबा विश्वनाथ के धाम से। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, शंकराचार्य चौक, काशी विश्वनाथ धाम, वाराणसी। तो काशी के बाद आइए रुक करते हैं अयोध्या का। खबरें अयोध्या धाम से। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है और नए साल पर अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं और श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। जो भी देश के लिए समस्याएं हो, समाधान हो और शांति बनी रहे, ये हमारी शुभकामना देशवासियों के लिए है। और देश का विकास हो, देश के प्रति जितने भी देशवासी हैं सभी शुभ और अच्छे आनंद के लिए समर्पण करें।
अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले भगवान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने दिल्ली में आज सुबह नए साल के पहले दिन यज्ञ का आयोजन किया। भगवान राम की नगरी में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश और दुनिया से कुछ ना कुछ अनोखी, पवित्र और धार्मिक प्रयोजन की चीजें पहुंच रही हैं। माता जानकी के देश नेपाल से पवित्र नदियों का जल एकत्रित कर अयोध्या पहुंचा है, जिसे 27 दिसंबर को नेपाल से जल रथ यात्रा के रूप में नेपाल के श्रद्धालु लेकर निकले और भगवान राम की नगरी पहुंचे। नेपाल की पवित्र नदियों के जल में माता जानकी के जन्मस्थान के गंगा सागर तालाब का जल भी शामिल है, जिसे 251 लीटर के तांबे के कलश में लेकर नेपाल के श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं और इस पवित्र जल को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने स्वीकार करते हुए आश्वस्त किया कि भगवान राम की नूतन प्रतिमा का अभिषेक नेपाल की पवित्र नदियों के जल से किया जाएगा। जल रथ यात्रा लेकर अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि नेपाल में मेची और महाकाली के बीच में पड़ने वाली पवित्र नदियां और माता सीता के जन्मस्थान के जनकपुर से गंगा सागर तालाब का जल लेकर ये लोग आए हैं। नेपाल से जल रथ यात्रा लेकर अयोध्या पहुंचे जल रथ यात्रियों ने कहा कि हम प्रभु श्री राम की अचल प्रतिमा के जलाभिषेक के लिए तांबे के कलश में जल लेकर आए हैं। ये नेपाल का सीमाना पूर्व और पश्चिम में मेची से महाकाली तक का है। तो मेची और महाकाली के बीच में जितने भी पवित्र नदियाँ पड़ती हैं, उसके साथ साथ सीता माता का जो मायका जनकपुर है, वहाँ पे गंगा सागर एक तालाब है। उन सब जगहों से पवित्र नदियों का और तालाब का जल इसमें रखा गया है। ये नदी वहाँ का वर्ल्ड फेमस विश्व प्रख्यात नदियाँ जो हैं, जहाँ से शालिग्राम भी आई हुई है। काली गंडकी से यहाँ पे रामलला का मूर्ति बन रहा है, जिससे शालिग्राम आई हुई है। उस नदी से वो नदी भी आई है, उस नदी का भी जल है। कर्णाली का है, आपका ये बरहा छतरा का नदी है, उससे है। कमला, बिमला, दूध कोसी, गंगा सागर और बागमती, ऐसे बहुत सारी नदियाँ जो सिलेक्टेड, जो प्रख्यात नदी है, उस नदी, हाँ, उस नदी से जल कलेक्शन करके हम लोग इसमें लेकर आए हैं। कलश में भगवान रामलला के लिए जलाभिषेक के लिए उनके लिए जल लाया गया है, जो नेपाल के पवित्र नदियों से संकलन किया गया है। नेपाल का पूर्व और पश्चिम टोटल वहाँ के प्रतिष्ठित और पवित्र नदियों से जल हम एकत्रित करके और भगवान रामलला की अभिषेक के लिए हम लोग लेके आए हैं। जो जल का यात्रा भगवान रामलला का ससुराल जनकपुर धाम से शुरू हुई, ये जल से भगवान रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा होगा, उस समय इसी जल से जलाभिषेक किया जाएगा। इसका महत्व यही है कि ये जल हम लोग 15 गो नदी से लेकर आ रहे हैं नेपाल से, और ये जल से रामलला का अभिषेक करना है। ये बात हम लोग राम मंदिर ट्रस्ट से पहले ही पूछकर उसके बाद ही जल लेकर हम लोग आए हुए हैं। ये राम मंदिर ट्रस्ट के श्री माननीय चंपत राय जी को समर्पित किए हैं लोग। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत की संकल्प यात्रा से जुड़ने वाले प्रतिभागियों की बढ़ती संख्या रिकॉर्ड कायम करती जा रही है। ये आंकड़ा 8 करोड़ के पार हो गया है। ये यात्रा 36 राज्यों, संघ राज्यों के 782 जिलों में पहुंच रही है। इस दौरान 5,256 शहरी क्षेत्रों और 1,46,800 ग्राम पंचायतों तक आईईसी वैन पहुंच रही है। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा ने शानदार सफलता अर्जित की है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस समय प्रतिभागियों की संख्या 8 करोड़ से अधिक हो चुकी है। इस यात्रा की सफलता का अंदाजा हर दिन जुड़ रहे नए नए प्रतिभागियों से लगाया जा सकता है। तो सफल साबित हो रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा। और अब रुक कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का।
सबसे पहले बात करेंगे दुनिया भर में मनाए जा रहे नए साल के जश्न की। अधिकतर देशों में नए साल का आगाज हो चुका है। पेरिस के शॉन्ज़ेलीज़े पर लाखों लोगों ने एक साथ नए साल का स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आतिशबाजी के साथ नव वर्ष 2024 का जश्न मनाया गया। सिडनी में हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस के पास 12 मिनट आतिशबाजी चलाकर नए साल का स्वागत हुआ। दुबई में भी जोर शोर से नए साल का स्वागत किया गया। थाईलैंड के बैंकॉक में आतिशबाजी के साथ नव वर्ष 2024 का जश्न मनाया गया। अमेरिका की बात करें तो यहां भी नए साल का आगाज हो गया है। न्यूयॉर्क में हजारों की तादाद में लोगों ने शामिल होकर नव वर्ष का जश्न मनाया। लेकिन जहां विश्व भर में नव वर्ष के उल्लास की खबरें आ रही हैं, वहीं नए साल पर जापान से एक चिंताजनक खबर सामने आ रही है। यहां के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 7.6 की तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया है। इससे जापान में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। जापान के मौसम विभाग ने एहतियात के तौर पर देश में सुनामी की चेतावनी जारी की। इशिकावा, निगाटा और टोयामा के लिए भी सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। जापान के इशिकावा प्रांत में वाजिमा शहर के तट पर 1 मीटर ऊंची सुनामी के पहुंचने की सूचना है। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह भी जापान में 6.3 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसके बाद दहशत के चलते हजारों लोग घरों से बाहर निकल आए थे। और मीडिया प्राइम में आइए अब देख लेते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। नए साल का शुभारंभ कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में कटौती के साथ हुआ है। साल के पहले ही दिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक गैस सिलेंडर पर राहत देते हुए कीमतों में 1.5 रुपए से लेकर 4.5 रुपए तक की कटौती की है। इससे पहले बीते 22 दिसंबर को भी कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम कम किए गए थे। हालांकि रसोई में इस्तेमाल होने वाले 14 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के दाम जस के तस बने हुए हैं। इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। और नए साल के पहले ही दिन हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। हवाई यात्रा करने के लिए अब आपकी जेब में पड़ने वाले बोझ में कुछ कमी आ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में कमी आई है। एटीएफ के दाम 1.06 लाख रुपए प्रति किलोलीटर से घटाकर 1.01 लाख प्रति किलोलीटर तक आ गए हैं। एटीएफ का दाम कम होने से हवाई यात्रा मुहैया कराने वाली कंपनियों के शेयरों पर असर देखने को मिल सकता है। इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी एविएशन कंपनीज को भी सस्ते एटीएफ का फायदा मिलेगा। एयरलाइंस की कुल लागत में एटीएफ का हिस्सा 50% तक होता है। एटीएफ की कीमत में 1 दिसंबर में भी 4.6% की कटौती की गई थी। और दिल्ली में एविएशन टरबाइन फ्यूल का दाम अब 1,06,155 रुपए 67 पैसे प्रति किलोलीटर हो गया था, जो अब 1,11,344 रुपए 92 पैसे प्रति किलोलीटर थे। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मार्केट में कीमतें गिरी हैं और कीमतों में गिरावट का असर भारत पर अधिक पड़ता है, क्योंकि सभी राज्य एटीएफ पर वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट लगाते हैं। जेट फ्यूल पर वैट राज्य सरकार वसूलती है। और मीडिया प्राइम में आगे देखेंगे खेल खबरें, लेकिन उससे पहले यहां वक्त एक ब्रेक का। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। और मीडिया प्राइम में आइए अब देख लेते हैं खेल जगत की खबरें।
और खेल जगत से भी अच्छी खबर आ रही है क्योंकि अनहद सिंह ने साल 2023 का अंत शानदार जीत से किया है। भारत के युवा स्क्वॉश खिलाड़ी अनहद सिंह ने स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। एडिनबर्ग में हुई इस प्रतियोगिता के फाइनल में अनाहत ने रॉबिन मैकल्प्लाइन पर 11-6, 11-1, 11-5 से जीत हासिल की। अनाहत सिंह का पिछला साल शानदार रहा। इस साल उन्होंने अंडर 19 और सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का दोहरा खिताब जीता तथा एशियाई खेलों और शुरुआती एशियाई मिश्रित युगल चैंपियनशिप दोनों में अभय सिंह के साथ मिश्रित युगल में कांस्य पदक जीता। और वहीं भारत के सुभाशीष चौधरी ने लड़कों के अंडर 15 प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। उन्होंने फाइनल में हमवतन शिवेन अग्रवाल को 5-11, 11-4, 6-11, 11-8, 11-5 से मात दी, जबकि श्रेष्ठ अय्यर ने लड़कों के अंडर 13 फाइनल में श्रेयांश जाख को 11-8, 11-8, 11-8, 3-11, 11-8 से पराजित कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ओपनर डेविड वार्नर ने टेस्ट के बाद वनडे से भी संन्यास का ऐलान कर दिया है। हालांकि वार्नर ने यह भी कहा है कि वो 2025 में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में खेल सकते हैं। डेविड वार्नर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान पहले ही कर दिया था। पाकिस्तान के खिलाफ सिडनी में 3 जनवरी से होने वाले टेस्ट मैच में खेलने के बाद वे इस फॉर्मेट को अलविदा कह देंगे। अब उन्होंने कहा है कि टेस्ट के साथ उसी दिन वनडे से भी संन्यास ले लेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल पर इसरो की सफलता की जो खबर आई है उसे लेकर वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमारे वैज्ञानिकों को धन्यवाद। 2024 की शानदार शुरुआत, ये प्रक्षेपण अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए अद्भुत खबर है और इस क्षेत्र में भारत की शक्ति को बढ़ाएगा। हमारे वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं। इसरो और संपूर्ण अंतरिक्ष जगत भारत को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाने में योगदान दे रहा है। और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक संदेश में देशवासियों को नव वर्ष 2024 की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत को 2047 तक विकसित देश बनाना है और हमें इसे साकार करने में अपना पूरा सहयोग करना है। नए साल के लिए बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। हमारे देश भारत आज दुनिया की एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर के आए हैं। इस विषय पर हमारे देश के आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9.5 साल के अंदर जो कुशल नेतृत्व दी, उन्हीं की दिए हुए शक्ति, दिशा निर्देश और मार्गदर्शन से आज देश जाग उठा है। देश ने मन बनाया है कि अगली 2047 तक देश एक विकसित देश के हिसाब से अपना पहचान बनाएगा। तो नव वर्ष की शुरुआत में ही इसरो ने जिस उपलब्धि के साथ इस वर्ष का आगाज किया है, उम्मीद करते हैं कि ये वर्ष, पूरा वर्ष इस तरह की खबरें हमें लगातार मिलती रहें। सभी दर्शकों के लिए भी नव वर्ष मंगलमय हो। इसी कामना के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।